डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान आप किसान भाई बहनों के लिए एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि संबंधी विभिन्न विषय आप किसानों के लिए लेकर आते हैं। इन विषय से जुड़े हुए विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में रहते हैं जिनसे आप बात कर पाते हैं लाइव, वो भी एक टेलीफोन के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप पर भी आप सवाल भेजकर सीधा संपर्क कर सकते हैं। अगला 1 घंटा आपके लिए होता है जिसमें हम उस विषय से जुड़े तमाम बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो आइए नजर डालते हैं कि आज क्या है हमारा विषय। फसलों में उर्वरकों का प्रयोग, ये 2 विषय हैं जिन पर आज हम विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आप मुख्य कृषि वैज्ञानिक हैं इंडियन पोटाश नई दिल्ली से। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले अगर सर हम बात करें उचित उर्वरकों के इस्तेमाल की, तो ये तो किसी भी फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप व्यवसाय खेती कर रहे हैं तो फसलों में उर्वरकों का अगर आप सही प्रबंधन नहीं करते हैं, ना ज़्यादा ना कम, तो आपको उस तरह का परिणाम नहीं मिलेगा। इसे किस तरीके से हमारे दर्शकों को समझाना चाहेंगे? देखिए अंजू जी, फर्टिलाइजर का प्रयोग करना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी उसका संतुलित उर्वरक उपयोग करना है। आजकल किसान कुछ भ्रमित से रहते हैं क्योंकि नाइट्रोजन की तरफ ज़्यादा उनका झुकाव है। जब भी कभी प्रॉब्लम में कुछ पीली या कुछ कमज़ोर फसल दिखाई देती है तो वो तुरंत नाइट्रोजन का यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। मैं किसान भाइयों से ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह से मनुष्यों को एक संतुलित भोजन की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से सभी प्लांट्स को, सभी क्रॉप्स को एक संतुलित न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। उसके लिए आपको नाइट्रोजन भी डालनी है, फास्फोरस भी है, पोटास भी है, सबके अलग अलग रोल हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर ये सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट जिनको सूक्ष्म तत्व कहते हैं, आज की तारीख में उनका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। जो जिंक है, आपका मैंगनीज है, कॉपर है, आपका ये बोरोन है, मॉलिब्डेनम है, ये सारा इन सब का भी जो है डालना ज़रूरी इसलिए हो गया है क्योंकि पिछले 50 सालों में जितना हमने उत्पादन लिया है वो उस में जितना भी उस उत्पादन के द्वारा ज़मीन से न्यूट्रिएंट्स का खनन किया गया है, यानी वो अवशोषित किए गए हैं, उतनी मात्रा में हमने उस जमीन में उन पोषक तत्वों की सप्लाई नहीं की है। जी, बिल्कुल। और अगर आप सभी जानते हैं, अगर जमीन में से निकालते रहेंगे और डालेंगे नहीं तो एक दिन वो आ जाएगा कि वो जमीन पौधों की जो आवश्यकता है उसको पूरा नहीं कर पाएगी। बिल्कुल। और तो उसमें उसकी कमी के लक्षण साफ दिखाई देने लगेंगे और आपका उत्पादन उससे प्रभावित होगा। और आज ये सर्वविदित है, सभी किसान जानते हैं कि आज से 50 साल पहले जो 1 किलो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के डालने से जो 13.5 किलो अनाज बढ़ता था, आज वो घट के 3.5 किलो पे आ गया। अंजू जी, ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। बिल्कुल, बिल्कुल। और देखिए सर, सरकार भी इसीलिए किसानों से कह रही है कि आप जो इस्तेमाल है रसायन से जुड़े जो जितने भी उर्वरक हैं या फिर जो भी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं उनका कम से कम इस्तेमाल करें, संतुलित इस्तेमाल करें और जैविक खेती, नेचुरल फार्मिंग की तरफ रुख करने का आह्वान भी किया जा रहा है। तो जैसा कि आपने बताया कि मिट्टी का इस्तेमाल तो कर रहे हैं पोषक तत्वों का, लेकिन उससे रिचार्ज करना भी उतना महत्वपूर्ण है। तो सर, अब आपसे मैं जानना चाहूँगी कि पहली बात तो ये कि जब भी हमें न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करना है तो किस तरीके से किया जाए और ये प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण होता है, कैसे किया जाता है प्रबंधन? अंजू जी, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। और इससे पहले जो आपने सही मात्रा, सही विधि थोड़ा सा जिक्र किया था, जो हर बार मैं भी अपने प्रोग्राम में 4R करके बताता हूँ जी। लेकिन आज अंजू जी मैं किसानों के लिए 6R लेके आया हूँ। 6R या जी, क्योंकि इम्प्रूवमेंट हमेशा इम्प्रूवमेंट होता रहता है और नई नई चीजें का इनोवेशन होता रहता है। तो इन 4R भी अब 6R हो गई हैं। और मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूँगा जो
4 आर है। पहली वो है कि सही उर्वरक का निर्धारण, उसके बाद में सही मात्रा का निर्धारण, और उसके बाद सही मेथड का निर्धारण और सही समय का निर्धारण। इनके 4 के बारे में मैं पहले भी विस्तार से बता चुका हूं, लेकिन फिर से संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि हमारी मिट्टी के अनुसार किन किन तत्वों की जरूरत है, जो कि हम मृदा परीक्षण के द्वारा जान सकते हैं। उनके अनुसार मिट्टी की और हमारी फसल की जरूरत को ध्यान में रखते हुए हमको सही उर्वरकों का चुनाव करना होता है। तो सर ये कैसे करें? इसके तो मिट्टी का परीक्षण हमें पहले कराना होगा। हाँ, मिट्टी का परीक्षण देखिए अंजू जी बहुत जरूरी होता है, और किसान भाई इसीलिए उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन लागत बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो अपने खेत की मिट्टी की जांच नहीं कराते हैं। जी जी जी। तो उनको ये पता नहीं रहता है कि हमारी मिट्टी में किन तत्वों की कमी हो गई है और कौन से हमको डालने चाहिए, कौन से नहीं डालने चाहिए। यानी मतलब जो ढर्रा चला आ रहा है उसी के अनुसार ही वो क्वांटिटी का या फिर मात्रा का इस्तेमाल करते हैं, या फिर किसी ने दूसरे किसान ने कह दिया दूसरे खेत में क्या हो रहा है उससे बहुत प्रभावित होते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ पर ये सही तरीका नहीं है सर। हाँ देखिए, किसान जो हैं अपने अड़ोस पड़ोस गांव के किसानों पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, और करना भी चाहिए, मैं ये नहीं कहता नहीं करना चाहिए, लेकिन एक हद तक करना चाहिए। कोई कोई किसान जो पुरानी जो चीजें चली आ रही हैं पिछले 50 साल से, वो यूरिया, डीएपी, एमओपी जितना डालना उतना ही डालते हैं फसल में। वो ये ध्यान नहीं रखते कि मेरी मिट्टी में पिछले 50 साल में बहुत सारे चेंजेज हो चुके हैं, उसमें ऑर्गेनिक मैटर की कमी हो चुकी है। 85% मृदाओं में अंजू जी आज ऑर्गेनिक कार्बन की कमी है। जी जी। 97% में नाइट्रोजन की कमी हो गई है, 72% में फास्फोरस की कमी हो गई है। इतना ज्यादा हो चुका है सर? मतलब इतना ज्यादा, ये मैं डाटा अंजू जी कोई 2, 4, 10, 20, 100, 200 लाख 2 लाख सैंपल की बात नहीं कर रहा हूं। साइकिल 1 में और साइकिल 2 में जो सॉइल हेल्थ कार्ड मिशन चला है गवर्नमेंट का, उसमें 5.7 करोड़ फार्मर्स का डाटा लिया गया है, उनकी मृदाओं का। उनके डाटा के अनुसार ये जो आंकड़े मैं बता रहा हूं वो हैं जी। और एक और जो बहुत सूक्ष्म पोषक तत्वों में बोरोन, जिंक और सल्फर, ये बहुत तेजी से उभर के आए हैं। यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि मात्रा में बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होते हैं, लेकिन जितनी मात्रा भी है वो बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि जो मुख्य पोषक तत्व है उनका अवशोषण भी ठीक से हो सके, जो फसल है उनका भी पूरा इस्तेमाल कर सके, जैसा कि सर ने भी बताया। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर हमें छोटा सा ब्रेक लेना होगा, और ब्रेक पर हमारे साथ कन्हैयालाल प्रजापति जी हैं। ब्रेक से पहले बता दें कि वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तब उनसे बात करेंगे, उनके सवाल को जानेंगे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। नंदस्वरूप जी बताइए क्या सवाल है? हाँ नमस्कार सर, मेरा नाम मैं जानना ये चाहता हूँ कि हमारे पैदावार बढ़ाने के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व हैं, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीज है, सल्फर है, जस्ता है, लोहा है, कॉपर है, बोरान है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ये हमारे खेतों में कमी न होने पाए तो हमें क्या करना चाहिए? जैसे हम लोग गर्मी की गहरी जुताई करते हैं, फिर उसमें हरी खाद का उपयोग करते हैं। दूसरी चीज हम जो है फसल चक्र अपनाते हैं, हम उसमें खराबी न जलाएं कि हमारे तत्व खत्म हो। तो हमें और क्या करना चाहिए जिससे ये पोषक तत्व बरकरार रहे खेतों में अधिक पैदावार देने के लिए? नंदस्वरूप जी बहुत अच्छे सवाल पूछे आपने, और आपने तो पूरी जानकारी भी हमारे दर्शकों को दे दी। बहुत ही जागरूक और प्रगतिशील किसान है हमारे ये। तो सर बहुत ये तो समय भी है, मुझे लगता है इस पर तो बात भी होनी चाहिए कि किस तरीके से अगर जो फसल अवशेष है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है मिट्टी की सेहत को और बेहतर करने के लिए, जिससे 2 तरह के फायदे हैं। और दूसरा इनका सवाल था कि सर पोषक तत्वों के बारे में जानना चाह रहे थे। देखिए, पोषक तत्वों का भी जो हम बता रहे थे मैं उसी को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि पोषक तत्वों में हमें केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास पे ही ध्यान नहीं रखना है, बल्कि जो सल्फर, जिंक, बोरोन, इन पर भी हमें पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि बहुत तेजी से, और अंजू जी 43% सैंपल्स बोरोन के डेफिशिएंट पाए गए इंडिया में। एकदम से बहुत तेजी से इसकी डेफिशिएंसी बढ़ी है। 36% जिंक की कमी है, 48% सल्फर की कमी है, इतनी कमी है। तो
अब जो बता रहे थे इनका इस्तेमाल कैसे करें, इनका इस्तेमाल करने के लिए जैसे मैंने आपको पहला बताया था कि हम अपनी मिट्टी और अपनी फसल की जरूरत को देखते हुए सही उर्वरकों का चुनाव करें। दूसरा होगा कि उनकी फिर कितनी मात्रा हमको डालनी है अपनी फसल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, उसको निर्धारित करें। उसके सबसे इंपॉर्टेंट फिर आ जाता है कि मेथड कौन सा अपनाएं। देखिए, जो भी फास्फेटिक और पोटेशिक फर्टिलाइजर हैं उनको हमेशा हमको सीड के नीचे डालना चाहिए, क्योंकि वो उसमें मोबाइल नहीं होते हैं। फास्फोरस मोबाइल एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाता है जमीन में। जी जी जी। पोटास जो है वो थोड़ा बहुत मूव करता है, लेकिन उसकी भी रिकमेंडेशन यही है कि उसको भी जड़ों, उसके बीज के नीचे डाला जाए। केवल जो ऐसी क्रॉप्स हैं जैसे आलू हैं, गन्ना है, जिनमें मिट्टी चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, उन फसल में पोटास की 2 बार डालने की सिफारिश की गई है। आधी मात्रा बुआई के समय बीज के नीचे और आधी मात्रा मिट्टी चढ़ाने से पहले कूड़ों में डालकर उस पर ऊपर मिट्टी चढ़ा दी जाए। जी जी जी। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम नाइट्रोजन की है। नाइट्रोजन का अगर सही से इस्तेमाल किसान नहीं करेंगे तो इसके लॉसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। लॉसेस इसके हवा में भी उड़ जाती है ये, अगर आप धूप में डाल देंगे, दिन में डाल देंगे, और अगर आप पानी से पहले डाल के और उसमें पानी लगा देंगे, और वो भी फ्लड मेथड से, जो कि ऐसे ही खोल देते हैं, ज्यादातर किसान ऐसे ही लगाते हैं, वो लीच कर जाता है नीचे। वो हमारे लिए भी ठीक नहीं है। हाँ, वो अंडरग्राउंड वाटर में भी जाता है, जिसमें नाइट्रेट की मात्रा अंडरग्राउंड वाटर में बढ़ती है। और ब्लू बेबी सिंड्रोम, हाँ, ये क्या होता है सर? ये ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, जो पानी में नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा होने से जो नवजात बच्चे हैं या कम उम्र के बच्चे हैं वो नीले पड़ जाते हैं, तो उनको कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो वो उससे नाइट्रेट की अधिकता से जिन वाटर में पाया जाता है उनसे देखा गया है। जी जी। तो देखिए, बहुत सावधानी हमारे किसानों को बरतनी है, इसीलिए हमने इस विषय को भी शामिल किया है कि उर्वरकों का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन कहाँ आपको कितना सावधान रहना है कि ना मानव को नुकसान हो, ना फसल को नुकसान हो, ना ही पर्यावरण प्रकृति को नुकसान हो। चलिए, अब हमारे पास कुछ यहाँ पर बता दें दर्शकों को कि कुछ व्हाट्सएप सवाल भी आए हैं, तो मैं जल्दी से व्हाट्सएप पर आए हुए सवाल भी अपने एक्सपर्ट से ले लेती हूँ और जानते हैं कि क्या कहना है हमारे एक्सपर्ट्स का। तो ऐसे ही एक दर्शक है हमारे सर, ये नैनो यूरिया के बारे में जानना चाहते हैं। महेश कुमार है, सवाई माधोपुर राजस्थान से। और नैनो यूरिया की एक बोतल एक यूरिया बैग के बराबर प्रभावी होती है क्या, ये इनका सवाल है। दूसरा ये कि अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए नैनो यूरिया को किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, नैनो यूरिया का इस्तेमाल जब करना चाहिए जब फसल में काफ़ी पत्तियां निकल गई हों और स्प्रे करने पर पूरा जो हमारा स्प्रे का जो मटेरियल है नैनो यूरिया वो पत्ती पर गिरे। तो और इसको देखिए, इसकी 2 बार रिकमेंडेशन की गई है फसल में। एक बार आप अच्छी तरह से पहली बार जब पत्तियां हो जाए, और दूसरी बार जो अच्छी ग्रोथ हो उस समय। अब इनका सवाल ये है कि 1 बोरी यूरिया के बराबर होती है या नहीं होती है। तो इसमें देखिए, इस पे अभी रिसर्च चल रही है, साइंटिस्ट इसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और उसके बाद जो नतीजा निकलेगा तभी हम बता पाएंगे। अभी मेरे पास इसका सटीक मैं आंसर नहीं दे सकता। तो लेकिन नैनो यूरिया को के काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, और उसका अब नैनो डीएपी भी आ गई है और उसके अच्छे रिजल्ट है। और विशेषकर उन परिस्थितियों में जब पानी भरा हुआ हो आपके खेत में, और आप जमीन पे अगर वो जो प्रिल्ड यूरिया है, जो बोरे की बात कर रहे हैं, उसको डालने पर हमारी एफिशिएंसी नहीं है या स्थिति में नहीं है ऐसे, और उसमें पानी भरा हुआ है, तो उसमें नाइट्रोजन लॉस हो जाएगी सारी। उसके उस दशा में हम नैनो यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार, बताइए सर, क्या सवाल है आपका? मैं ग्राम कांकरिया, तहसील खातेगांव, जिला देवास, मध्य प्रदेश से जगदीश सैनी बात कर रहा हूँ। जी जगदीश सैनी जी, बताएं। मेरा सवाल यह है जी कि जैसे कि कंद वाली फसलें, जैसे कि प्याज है, लहसुन है, आलू है, इन फसलों में उर्वरक के पोषक तत्वों की मात्रा किस आधार पर देना चाहिए, कितनी देना चाहिए?
इसके विषय में पूर्ण जानकारी चाहिए और ठीक है। कौन कौन से उर्वरक पोषक तत्व देना चाहिए। तेवतिया जी क्या बताना चाहेंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। और जो आपने ये आलू और प्याज ये फसलें आपने नाम लिए, ये इन फसलों को उर्वरकों की और फसलों की तुलना में ज़्यादा उर्वरकों की मात्रा की ज़रूरत होती है। अब वो ज़्यादा उर्वरक फिर हम किस तरह से डालें, उसके लिए देखिए इन फसलों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मृदा की जांच कराएं। अगर मृदा की जांच कराएंगे तो आपको दो तरीके से अपनी मात्रा का निर्धारण करने में सहायता मिलेगी। जी जी। नंबर एक, आपको पता चलेगा मेरी जमीन में किन तत्वों की कमी है। अगर आप बिना जांच के आप इस्तेमाल करेंगे, कोई भी सही मात्रा नहीं बता सकते। वो सिर्फ बताएंगे इतनी सिफारिश की गई है, इतना NPK इतना डालिए, इसकी कोई वैल्यू नहीं है बिना मृदा का जांच कराए। ये सब एक तरह से ये कह दो कि बस आंख बंद करके डाल रहे हैं। जी, हमें ये नहीं पता है हमारी मिट्टी में इसकी जरूरत है या नहीं जरूरत। ये सिफारिशें जो हम कहते हैं कि N इतना डालो, P इतना डालो, K इतना डालो, अंजू जी ये कम से कम 60-70 साल पहले बनाई हुई सिफारिशें हैं। जी जी जी। उसके बाद में मृदा, उस समय मृदा की कंडीशन कुछ और थी। हाँ। और आज मृदा की जो फर्टिलिटी है, जो उर्वरकता कहते हैं, वो बहुत ही चेंज हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई अगर ये कहे इतना N डाल लो, इतना P डाल लो, इतना के, इसका कोई भी मैं तो मतलब कम से कम नहीं समझता हूँ। क्योंकि अगर इनसे ही पूरा होता किसान। बिल्कुल। और सर इसीलिए तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड की जरूरत महसूस की गई, यस तो लॉन्च किया गया। स्वास्थ्य कार्ड में सभी तत्वों की स्थिति बताई होती है, बिल्कुल। किसकी कितनी जरूरत है। तो मैं इन किसान भाइयों से ये निवेदन करूंगा कि मिट्टी टेस्ट कराएं, इससे उसमें जिन तत्वों की जरूरत है वो पूरी करें। और उसके फसल में भी उर्वरक दो आधार पर डाला जाता है। एक तो आपको नॉर्मल फसल लेनी है, और एक अगर आपको टारगेटेड फसल की उत्पादन लेना है कि मेरे को तो इतना उत्पादन चाहिए, आपको सारी अपनी प्रैक्टिसेस उसी हिसाब से डिजाइन करनी पड़ती हैं कि इतना उत्पादन लेने के लिए मुझको इतना N है, इतना P, इतना K, और इतने माइक्रो न्यूट्रिएंट, इतने सेकेंडरी न्यूट्रिएंट इनकी जरूरत होती है। अंजू जी, हर एक फसल को तत्वों का अलग अलग रेशो की जरूरत होती है। बिल्कुल सर। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि पल्स को नाइट्रोजन की जरूरत नहीं होती, वो उसकी जड़ें जमीन में नाइट्रोजन का संग्रह कर लेती हैं, उसका वो तो फिक्सेशन कर लेती हैं। दूसरी फसलों के लिए भी संजो देती है ऐसी फसलें। अब आप कहें तिलहन फसलों में आपको सल्फर की ज्यादा जरूरत होगी, तेल बनता है उसमें। बिल्कुल। सोयाबीन में भी तेल भी होता है, प्रोटीन भी होती है, उसमें कैल्शियम, सल्फर और तत्वों की जरूरत ज्यादा होती है। गन्ने में और फसल की जरूरत होगी। चाय की क्रॉप है, उसमें और, क्योंकि वो कंज्यूमेबल है डायरेक्टली, उसमें और तत्वों की जरूरत होगी। तो ये जो रेशियो है ये बदलता रहता है। और इसका बेस्ट मेथड है कि हम अपनी मृदा का सबसे पहले परीक्षण कराएं, फिर फसल की रिक्वायरमेंट देखें, और फिर जो वहीं आ जाइए कि जो 6R, अंजू जी रह जाएंगी मेरी 6R हर बार रह जाती है, तो वो मैं पूरा करना चाहूंगा कि 3R मैंने बता दिए, चौथा होता है टाइम वाला। अब इसे चौथा बताकर हम ब्रेक लेंगे। हाँ, चौथा जो टाइम का सही निर्धारण करना चाहिए, जैसे नाइट्रोजन का पानी देने के बाद जब हल्की नमी रह जाए, पैर टिकने लगे खेत में, जब डालना चाहिए। फास्फोरस को बुआई के समय डालना चाहिए, बीज के नीचे डालना चाहिए। फास्फोरस को मैंने बता दिया 2 बार डालना चाहिए। अब मैं 5वीं R पे आता हूं, क्योंकि 4R तो मैं कई बार बता चुका हूं। 5वीं R होती है अंजू जी, राइट कॉम्बिनेशन ऑफ फर्टिलाइजर। सर अब हम ब्रेक लेंगे। अब राइट कॉम्बिनेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स क्या है ये हम ब्रेक के बाद जानेंगे। यानी आपका 5वां R, उसके बाद 6ठा R रह जाएगा। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। हम R जान लेते हैं और साथ ही एक सवाल भी ले लेते हैं, क्योंकि आप इससे भी जोड़ लें। ये हमारे दर्शक हैं जो कि जानना चाहते हैं कि खरीफ फसलों के लिए कौन से फर्टिलाइजर ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण है। परभणी से हमारे दर्शक हैं ये। जी देखिए, खरीफ फसलों या रबी फसलों के लिए कौन से उर्वरक महत्वपूर्ण है, ये इस प्रश्न को थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। जी। उर्वरक सभी फसलों के लिए महत्वपूर्ण, लेकिन राइट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। हाँ, अब देखिए 5वां R सुन लीजिए, सभी फसलों के लिए महत्वपूर्ण है, और वो ज्यादा महत्वपूर्ण है जिसकी जमीन में कमी है और फसल को ज्यादा चाहिए, उस क्रॉप के लिए वही तत्व ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हमारी जमीन में है जो तत्व, तो उसको हम नहीं डालेंगे उसको।
तो महत्व सभी का है। देखिए मैं बार बार एक उदाहरण देता हूं, जल्दी से दे देता हूं। आयोडीन की इतनी सी मात्रा की जरूरत होती है 1 ग्राम की केवल, लेकिन अगर वो नहीं बच्चे को दिया गया, उसका दिमाग का विकास नहीं हो पाता, जिससे उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसीलिए अगर छोटे से छोटा सूक्ष्म पोषक तत्व, अगर हमें 1 किलो हेक्टेयर का भी बोरोन देना पड़ता है, और अगर वो नहीं है फसल में, वो अपनी साइकिल पूरा नहीं कर पाएगा। ये असेंशियल जो पोषक तत्व है उनकी पहली रिक्वायरमेंट है। अब देखिए मैं अपनी 5वीं आर पे आ जाता हूं, मैं राइट कॉम्बिनेशन ऑफ फर्टिलाइजर। ये बहुत जरूरी, आजकल मिलाने का बहुत रिवाज चल रहा है, सारे फर्टिलाइजर मिला देंगे और कोशिश करेंगे कि बीज भी उसी में मिलाने की कोशिश करते हैं किसान। जी। तो उसमें क्या है कि जैसे जिंक और फास्फेट, डीएपी और जिंक सल्फेट को किसान भाइयों कभी एक साथ मिला के मत डालना, ना फास्फोरस मिलेगा फसल को और ना ही जिंक मिलेगी। चलिए सर, और अब छठी आर और मैं कह देता हूँ राइट। एक कॉलर है, पहले हम कॉल ले लेते हैं, इंतजार कर रहे हैं। हेलो 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 हेलो, चलिए सर आप अपना हाँ, राइट वाटर मैनेजमेंट। देखिए हम फर्टिलाइजर की कितनी भी बात कर लें, बिना पानी के मैनेजमेंट के वो हम अपने फर्टिलाइजर की एफिशिएंसी नहीं बढ़ा सकते। बिल्कुल। तो और उसका ये एक बहुत गहन विषय है। आप समय हर बार मेरे लिए कम रह जाता है, मैं कोशिश करूंगा आगे। 6 के 6 आर पूरे हो गए। हाँ, 6 आर पूरे हो गए, लेकिन इनका विस्तार जो करना था वो अभी नहीं हो पाया। मैं दर्शक से, और डॉक्टर तेवती आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, इस बार आप 6 आर के साथ आए और 6 के 6 आर आपने बता दिए, और हमें पूरी उम्मीद है कि जो आपने 6 आर्स बताए हैं उन्हें हमारे किसान अवश्य याद रखेंगे। इसी के साथ ही हेलो किसान में आज इतना ही।